नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर मुद्दा उठाने की बात यहां पर की गई है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिला स्वयं सहायता समूहों को महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन का मजबूत आधार बताया है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण का भी ये मजबूत आधार है और देहरादून में सरस्वती जागृति स्वयं सहायता समूह एवं महिला हथकरघा बुनकर समूह द्वारा संचालित स्वावलंबी का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के साथ ही प्रदेश के परंपरागत व्यंजनों को बढ़ावा देने एवं राज्य में आने वाले पर्यटकों के माध्यम से इनकी पहचान बनाने में इस प्रकार के जो प्रयास हैं वो कारगर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला समूह द्वारा किया गया ये प्रयास महिला सशक्तिकरण की भी मजबूत पहल है। उन्होंने इसे अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणादायी भी बताया और इस अवसर पर मेयर सुनील उनियाल गामा, सरस्वती जागृति महिला स्वयं सहायता समूह की पूजा तोमर और उनके साथ ही अन्य गणमान्य लोग भी वहां मौजूद रहे। तो उत्तराखंड के अंदर आईटीआई के जो कॉलेज है वहां पर भी काम करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि युवाओं को मद्देनजर रखते हुए ये पहल करने की कोशिश की गई। आपको ये भी बताएं कि शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी यानी ITDA उत्तराखंड के सहयोग से राज्य के 105 राजकीय महाविद्यालयों एवं 5 विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा निदेशालय हेतु 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसका मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 8 नवंबर को डोईवाला से शुभारंभ किया और वो शुभारंभ यहां पर करने की कगार पर भी दिख रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अलावा देहरादून जिले के 8 विधायक व मेयर भी उपस्थित रहे। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर DC नैनवाल ने बताया कि 4G कनेक्टिविटी है, इसके प्रदेश के उच्च शिक्षा के सभी छात्र छात्राओं को शैक्षिक सामग्री आसानी से प्राप्त हो सकेगी एवं छात्र विभिन्न वेबसाइट, प्लेटफॉर्म और अपने अध्ययन सामग्री को निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। कल के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में 4G कनेक्टिविटी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो शुभारंभ हो रहा है उसकी सुविधा महाविद्यालयों को और विश्वविद्यालयों को मिलने जा रही है, उसके उद्घाटन के लिए कल यहाँ पहुँच रहे हैं। में और टीचर्स को उसके टीचिंग में सुविधाएं मिलने जा रही हैं और आसानी से हमारे छात्र अपने लाइब्रेरी से जो ई ग्रंथालय है या लाइब्रेरी है उससे पुस्तकें आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, अपना लर्निंग मटेरियल ले सकते हैं और स्पीडली वो काम कर सकते हैं, जो कि उनको बहुत समय आज लग रहा है। आने वाले समय में बहुत आसानी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कक्षाएं संचालित हो सकती हैं और सारे छात्र एक साथ बैठ करके उनको वर्चुअल क्लास के रूप में या वर्चुअल लैब के रूप में हम उनको एजुकेशन दे सकते हैं। अभी तो आज जो कल का जो कार्यक्रम होगा उसमें अभी 4 महाविद्यालय को ये कनेक्टिविटी दी जा रही है और आने वाले 2 माह के अंतर्गत, जैसे कि शासन में ये कार्य बड़ी तेज़ी से चल रहा है, तो 2 माह के अंतर्गत हमारे सारे महाविद्यालय इस 4G कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। तो पिछले लंबे समय से महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य के विभाग में सचिव व डायरेक्टर के ना होने को लेकर भी यहां पर काम करने की जो कोशिश की जा रही है। आपको बताते चले कि रेखा आर्य ने चिंता जाहिर की है कि राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि विभाग में सचिव और डायरेक्टर के ना होने से कई दिक्कतें यहां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के जरूरी काम नहीं हो पा रहे हैं, जो विकास होना था वो अवरुद्ध दिख रहा है। रेखा आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री की संज्ञान में पूरी तरह से इस मामले को लाने की कोशिश की गई है कि आखिर नजर पूरी मुख्यमंत्री इस पर गड़ाएं और साथ ही उन्होंने कहा कि 23 नवंबर को होने वाली समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री से सचिव और डायरेक्टर की ना होने को लेकर फिर से बात की जाएगी। आपको यह भी बताते चले कि रेखा आर्य के विभाग को कोई भी अधिकारी ज्वाइन नहीं कर सकता है, जिससे ये विभाग का जो कामकाज है वो ठप पड़े।
निश्चित रूप से सचिव के न रहने से, निश्चित रूप से डायरेक्टर के नहीं रहने से विभागीय योजनाएं प्रभावित होती है और हम लोगों को समय पर सैलरी देना, समय पर मानदेय देना, ये सारी चीज़ें बाधित होती है। इसके लिए इसके साथ साथ में जो हमारे नीतिगत फैसले हैं वो सारी चीज़ें बाधित होती हैं। इसके अलावा कोई तात्कालिक फैसला लेना पड़ता है तो उसको भी बाधित हो रही है और हमारा विभाग बड़ा ही संवेदनशील विभाग है। इसमें सचिव और डायरेक्टर का ना होना चिंतनीय विषय है। मैं समझती हूँ चूंकि सचिव और डायरेक्टर एक जांच की प्रक्रिया चलने के दौरान में माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सभी कुछ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो 23 तारीख हमारा निर्धारित हुआ है, जिस दिन मंत्रियों की विभागों की समीक्षा है, 23 तारीख को हमारे विभागों की भी समीक्षा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द ही जो है सचिव और निदेशक जो है वो देने का काम जो है वो करेंगे, जिससे कि विभाग जो अब तक में जितने महीने भी वो पिछड़ा है उससे तेज गति से फिर हम उसको लाते हुए उसको फिर से रफ्तार उसको देने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो उत्तराखंड की महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य और उनके सचिव के विवाद मामले में आईएएस जो कि अधिकारी है यानी कि बी सुषमन जो यहां पर दिख रहे हैं और क्लीन चिट मिलने की उनकी तरफ से खबर जो है वो सामने आई है। तो इस खबर को लेकर महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि अभी तक उनके संज्ञान में ये मामला नहीं आया है। उन्होंने कहा कि अभी भी उनके पास चार्ज जो रिपोर्ट है वो नहीं दिख रही है, क्योंकि जांच की रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आपको ये भी बताते चले कि राज्य मंत्री रेखा आर्य ने अपने विभाग के सचिव बी शंशमुनाय के जो गुमशुदगी की तहरीर है वो थाने में दी थी, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ था और इस विवाद के बाद से रेखा आर्य के विभाग को कोई भी सचिव या डायरेक्टर ज्वाइन नहीं कर रहा है। बी षणमुगम जी को क्लीन चिट दे दी गई है अथवा नहीं दे दी गई है, ये अभी मेरे पास में कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं है। जब मेरे पास में ऑथेंटिक सूचना आएगी, मेरे पास स्पष्ट जानकारी आएगी, तो निश्चित रूप से किन मामलों में उनको क्लीन चिट दिया गया है ये भी परीक्षण को देखने का रहेगा। बाकी मैंने जिन विषयों पे बात उठाई थी उन विषयों पर क्या जांच में क्या आया है ये भी मैं नहीं समझती मेरे संज्ञान में अभी तक आ पाया है। और अभी पत्रकार मुझे इस बात के लिए पूछ रहे थे, तो अभी केवल सुनी सुनाई बात है। जब मेरे पास में स्पष्ट रूप से इसकी जांच रिपोर्ट मुझे देखने को मिलेगी या प्रकाशित होगी, तभी मैं इस पे बेहतर होगा कि कोई टिप्पणी करूंगी। अभी केवल अफवाहों में या सुन के कोई बात कहना उचित नहीं होगा। तो महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य के विभाग को किसी भी अधिकारी के ज्वाइन ना करने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक बयान को लेकर रेखा आर्य ने हरीश रावत पर पलटवार किया। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के रहते हुए हरीश रावत खुद 1+1 रहे थे और जो आज वो कैसे नसीहत यहां पर दे सकते हैं। तो रेखा आर्य ने कहा कि कांग्रेस की पूर्व सरकार को हरीश रावत प्रदेश को विकास की ओर लेकर नहीं गए बल्कि विनाश की ओर लेकर गए हैं। वहीं रेखा आर्य के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य मंत्री को कांग्रेस की बजाय अपने विभाग और पार्टी की ओर ध्यान देने की भी नसीहत दी। ऐसा तो कहीं पर रेखा आर्य तो मंत्री तो एक ही है, दो तो है नहीं, एक ही है नंबर 1। ऐसा बयान मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं। आप बताओ ना कि पहले भी अकेले थे आज भी अकेले, इस बयान पे लिखे हुए तो इकला चला ठीक है, उसमें उनको क्यों तकलीफ हो रही रेखा आर्य को? हम अकेले हैं तो अकेले हैं, कैसे नहीं है। अपना घर देखो भाई, अपना घर संभल नहीं रहा और देख कांग्रेस की तरफ है। देखिए, मैं समझती हूँ कि हरीश रावत जी 1+1 जब चल रहे थे, जब उन्होंने उत्तराखंड को संभाला मुख्यमंत्री के रूप में, 1+1 चलते हुए उन्होंने क्या किया है ये आप लोगों के सामने है। आज कांग्रेस कहाँ पर है हम देख सकते हैं और कांग्रेस आज जो है विलुप्ति की कगार पर है। बेहतर है कि वो उसको बचाने में अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करें और मुझे नहीं लगता कि मैंने जो विषय अपने विभाग में, विशेषकर महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग में जो विषय उठाए थे, जिनको लेकर भाई आखिरकार आपका एक आईएएस अधिकारी फोन नहीं उठाना, फोन रिसीव नहीं करना, किसी चीज के यदि सदन आहूत है तो सदन से नदारत रहना और किसी चीज को लेकर संदेह पैदा हुआ है तो उसके डिस्कशन के लिए ना आना, तो अपने आप में मैं समझती हूँ मेरे तो ये बिंदु थे। और जो एक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी टेंडर को लेकर, वो प्रक्रिया का अनुपालन ना होना,
तो ये चीज़ों को लेकर आपत्ति थी। और मैं समझती हूँ कि यदि इसे 1+1 कहा जा रहा है तो मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो आगे भी जारी रहेगा। यदि कोई अधिकारी नियम के विरुद्ध कोई काम कर रहा है, यदि कोई अधिकारी निर्देशों के विरुद्ध सरकार के जा रहा है, तो निश्चित रूप से जो नाराजगी है वो समय समय पर आनी चाहिए। और अब लोकतंत्र है और मुझे लगता है हमारी सरकार में, हमारी पार्टी में ये स्वतंत्रता सबके पास में है और उसको व्यक्त जो है मैंने किया है। और यदि इस तरह का आचरण कभी किसी का रहेगा तो स्वाभाविक रूप से एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि उसको उठाए। उत्तराखंड में मंत्रियों और नौकरशाहों के बीच आपसी तालमेल न होने के कारण कई मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने अब सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष जो कि इंदिरा हृदयेश है, उनका कहना है कि इस सरकार में मंत्रियों को कामकाज जो है वो नहीं करने दिया जा रहा है, लिहाजा जनता बदलाव को तैयार है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों और अधिकारियों के बीच तनातनी होने की वजह से सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने काफी हैं। वहीं सांसद अजय भट्ट का कहना है कि सरकार और नौकरशाहों के बीच में आपसी असमंजस जो होना चाहिए, यदि किसी मंत्री या विधायक की बात की जाए तो कोई अधिकारी नहीं मान रहा है तो ये अक्षम है और अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों की बात को गंभीरता से सुनना चाहिए, जिससे कि राज्य के विकास के कार्यों में तेजी आ सके। अब ये मंत्री जाने की उनकी बात क्यों नहीं सुनते, हमें कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई, ना कांग्रेस के ज़माने में ऐसी घटनाएं हुई। तो ये सरकार चलाना नहीं जानते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। जनता बदलाव को तैयार है, अगली सरकार बदल जाएगी। तो क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स और मुख्यमंत्री को सब बात पता होनी चाहिए। क्या अनजान बने हुए हैं मुख्यमंत्री? अब ये मैं नहीं कह सकती, मैं क्यों कमेंट करूँ कि अनजान है। मुख्यमंत्री को सब पता होता है। सरकार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कहीं संवाद विहीनता होती है। मंत्रीगण हमारा बहुत अच्छा काम करते हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, देखिए ये बात हमको समझनी पड़ेगी। हम सब ने संविधान की शपथ ली हुई है, चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों या चाहे हमारे मंत्रीगण हों या माननीय विधायक या माननीय सांसदगण हों। हम लोग तो संविधान की अपनी एक परिधि होती है, उसकी एक मर्यादा है। उस मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए हम सब लोगों को अपना व्यवहार करना होता है। मर्यादा अगर कोई भंग करता है तो संविधान फिर उसके लिए अलग से उपाय करता है। मंत्रियों की बात को, जो जायज़ बात है, उसको मानना कर्तव्य होता है ब्यूरोक्रेट का। अगर कोई नहीं मानता है तो वो अक्षम्य है। मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। अगर मंत्री कह रहा है मेरे पास आइए, कल को मेरा क्वेश्चन लगा हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन लगने से पहले सारे विभाग के लोग और सचिव लोग आते हैं, उसमें कोई नहीं आता है तो ये तो बहुत बड़ी अनुशासनहीनता है। अगर कोई मंत्री ये कहता है कि भाई मुझे कहीं से ये करो, मुझे इसमें लाभ होगा, मेरे रिश्तेदारों का लाभ होगा, ऐसा आदेश निकालो, जो आदेश गलत है, संविधान के खिलाफ है, तो वो भी गलत है। इसलिए सामंजस्य से ही सब काम होते हैं। तो उत्तराखंड अलग राज्य होने के बाद से ही गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग राजनीतिक दल करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक गैरसैंण स्थायी राजधानी घोषित नहीं हो पाई है। इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि ये राज्य का दुर्भाग्य है कि 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी उत्तराखंड को स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि जब राज्य की स्थापना हुई थी, केंद्र सरकार को उसी समय राज्य की स्थायी राजधानी का भी फैसला करना चाहिए था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले में भाजपा सरकार की भी जमकर आलोचना की। ये दुर्भाग्य उत्तराखंड राज्य का कि जब राज्य निर्माण हुआ था तो उस समय जो सरकार थी केंद्र की, उसको चाहिए था कि वो राजधानी के परिप्रेक्ष्य में भी निर्णय ले लेते। 2 राज्य और बने, दोनों ही राज्यों में अस्थायी राजधानी का निर्णय लिया गया, लेकिन ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य क्या निर्णय नहीं लिया गया। अस्थायी राजधानी देहरादून को बनाया गया और आज 20 वर्ष हो गए हैं और आज भी देहरादून अस्थायी राजधानी है। गैरसैंण के अंदर जो है कांग्रेस ने चरणबद्ध तरीके से जो है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम किया। उस दिशा में हम आगे बढ़ते, सत्ता हमारे पास नहीं रही, जिन लोगों के हाथों में सत्ता गई है उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम किया। पूरा ग्रीष्मकाल निकल गया है लेकिन राजधानी में एक दिन भी जो है सरकार संचालित नहीं हुई है। अब ये सरकार किस राह पे काम कर रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 अगस्त को जब मुख्यमंत्री जी ने गैरसैंण में झंडा फहराया, देहरादून में भी बड़े बड़े फ्लैक्स लगे थे, बड़ा ऐतिहासिक काम, झंडा फहरा दिया तो ऐतिहासिक काम हो गया।
अरे मुख्यमंत्री ये बताओ, गैरसैंण को आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है, कितना बजट आपने दिया? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य वहां पर हो रहा है उसमें क्या सरकार ने दिया? वो तो कुछ नहीं। तिरंगा फहरा लिया तो ऐतिहासिक। अब जो है हमारा राज्य स्थापना दिवस है, उस दिन चले जाएंगे क्या 2 दिन के लिए? उसे तो महाभव्य ऐतिहासिक बताएंगे। ये ऐतिहासिक जो है वो हटाइए, काम करिए, जिसके लिए उत्तराखंड के लोगों ने आपको चुना है। आप बताएं, गैरसैंण को आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है तो कितने दिन राजधानी वहां से संचालित हुई? ये जवाब मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। तो मसूरी नगर पालिका में इन दिनों 13 में से 8 सभासद और पालिका अध्यक्ष आमने सामने आ गए हैं। पालिका के 8 सभासदों ने मसूरी में प्रेस वार्ता कर बताया कि नगर पालिका में पिछले 2 वर्षों से ब्लैकमेलिंग और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष ने बिना किसी टेंडर की बोर्ड में बिना मंजूर किए गए 124 कार्यों को मौखिक मंजूरी देकर अपने लोगों को लाभ पहुंचाया और यही नहीं, अन्य 44 कार्यों के मौखिक टेंडर बिना अनुमति के न सिर्फ यहां पर लगाए गए बल्कि लाखों रुपए के चेक देकर भी बिना बोर्ड के संज्ञान में लाए भुगतान इसका किया गया। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने कई चहेतों को कई भवन भी लीज पर दिए हैं। ऐसे कार्य हो रहे हैं जो कि कोई किसी को पूछा नहीं जा रहा और वो कार्य बोर्ड की प्रत्याशा में होते जा रहे हैं। 144 टेंडर हैं, 144 कार्य अध्यक्ष जी द्वारा करवा दिए गए जो कि उसके प्रस्ताव बोर्ड में नहीं हो रखे और उनके बिल भी बन गए और कार्य भी हो गए। इस समझ में नहीं आ रहा। पहले तो उन्होंने शिकायत करी पेट्रोल पंप की, अब चुप हो। शिकायत मैं कह तो रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ हो कुछ नहीं रहा धरातल पे, सिर्फ यहाँ पर एक ब्लैक मेलिंग का धंधा चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा। बड़ा दुख हो रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा। अध्यक्ष जी टोटल अपनी मर्जी से जो मन में आता है वो करते हैं, बोर्ड को कहीं नहीं पूछा जाता है। इसमें हमने अभी एक शिकायती पत्र कमिश्नर डीएम साहब जी को और मुख्यमंत्री जी को दिया और इसमें आज तत्काल कार्रवाई के आदेश भी आ गए हैं। हम इन सबका धन्यवाद भी करते हैं और इसमें हमने 16 बिंदुओं पे जांच मांगी थी, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है मैसानिक लॉज पार्किंग का। मैसानिक लॉज पार्किंग हमने बोर्ड में पास करी थी पार्किंग के लिए और आज मुझे कोई गुरेज नहीं होता बोलने में, वहाँ एक होटल का निर्माण हुआ है जो सर गलत है, बिल्कुल गलत है और ये नगर पालिका की बहुत बड़ी वित्तीय हानि है। वित्तीय रोक तो लगनी चाहिए और ये अगर इनका रवैया यही भ्रष्टाचार का सिद्ध होता है तो हम तो मांग करेंगे इनको सीट से हटाएं। तो हरिद्वार क्षेत्र में वैसे तो पिछले कुछ दिनों से कोरोना की धीमी रफ्तार धीमी पड़ रही है, लेकिन गुरुवार को लक्सर सीएचसी के चिकित्सा अधिकारी जो हैं और कोरोना सैंपलिंग टीम के इंचार्ज डॉक्टर जॉर्ज सैमुअल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिससे पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है। जॉर्ज सैमुअल को होम आइसोलेट रहने के साथ साथ लक्सर सीएचसी को 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया और इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने सीएचसी के अधीक्षक जो कि डॉक्टर अनिल वर्मा हैं, उनसे खास बातचीत की है। चलिए आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ बातचीत हुई है। क्षेत्र में अभी तक कोरोना की रफ्तार धीमी चल रही थी। जरूरी भी था, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग पूरी ताकत के साथ में कोरोना को रोकने के लिए जुटा हुआ था, लेकिन आज डॉक्टर जॉर्ज सैमुअल जो कोरोना सैंपल टीम को कोऑर्डिनेट कर रहे थे वो अचानक कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिससे स्वास्थ्य विभाग में थोड़ा हड़कंप है और एहतियातन सीएचसी लक्सर को 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। डॉक्टर अनिल वर्मा सीएचसी प्रभारी हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह की सावधानी बरती जा रही है। डॉक्टर साहब, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली क्या है कि हमारे ये डीएम सर और सीएमओ सर के निर्देशन में कि जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो कार्य कर रहे हैं सबकी 15 दिन में एक बार आरटीपीसीआर होना अनिवार्य है। तो ये हमारी जो रूटीन में जांच सबकी हो रही थी, सैंपलिंग हो रही थी, उसमें इनकी पॉजिटिव आई, जिस कारण उनको आइसोलेट किया गया और जो भी उनसे संबंधित हैं, जितने भी उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सब लोगों को हम चिन्हित करके उनकी जांच कर रहे हैं। इसके अलावा और कितनी टीम है हमारे पास जो अलग से, अब चूंकि ये टीम तो पूरी कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में इनके सैंपल ले जा रहे हैं, और कितनी टीमें लगाई है आपने? अभी जो उनसे जो कनेक्टेड थे, जो लोग उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे, उन लोगों को हम लोगों ने अभी रेस्ट के लिए उनको कहा कि जब तक आपका पूरा आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं आ पाती तब तक आप घर पे ही होम क्वारंटाइन रहिए। और दूसरी टीम हमारे पास जो स्पेयर में है वो हमारी कार्य कर रही है लगातार। कोविड सैंपलिंग का कार्य हमारा लगातार जारी है। आपने सुना, कोविड सैंपलिंग का कार्य लगातार जारी है। डॉक्टर जॉर्ज सैमुअल
को आइसोलेट कर दिया गया है। उनसे संबंधित, उनसे रिलेटिव लोगों के जो प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट में थे उनकी सैंपलिंग की जा रही है और देहात और नगरीय क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ में लोगों को अवेयर करने का काम भी चल रहा है ताकि कोरोना महामारी से इस पूरे समाज को बचाया जा सके। JK 24/7 न्यूज, लक्सर, जसवीर सिंह। तो देहरादून में युवा कांग्रेस ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र नेगी ने आरोप लगाया कि नगर निगम चुनावों से पहले सरकार ने जो वादा और दावा किया था, नगर निगम में सम्मिलित जो नए 40 वार्डे हैं उसमें व्यवसायी भवन टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब सरकार ने अपना वादा तोड़ते हुए इन वार्डों से टैक्स वसूलने का आदेश जारी कर दिया है, जिसका युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। इस प्रकार से निकाय चुनाव से पहले भाजपा सरकार द्वारा कहा गया था कि जो नए 40 वार्ड बन रहे हैं उन वार्डों में ना तो आवासीय कोई कर लिया जाएगा ना ही व्यवसाय कोई कर लिया जाएगा, लेकिन अभी हाल ही में संपन्न हुई प्रदेश सरकार की जो राज्य कैबिनेट की बैठक थी उस कैबिनेट में फैसला लिया गया कि जो नए वार्डों में जो व्यवसायिक जो कर है वो वसूला जाएगा, जबकि सरकार द्वारा वहां पर कोई भी आधारभूत सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। उसके अलावा जो अनप्लान लॉकडाउन सरकार द्वारा किया है, कोरोना की महामारी चल रही है और जो अतिक्रमण जो हटाने का काम सरकार द्वारा कर रही है, तो इतनी सारी जो आपदाएं वो एक साथ किसी व्यापारी, छोटे व्यापारी पे पड़ेंगी तो किस प्रकार से वो कर लिया जाएगा। तो हमारी यही मांग सरकार से कि पहले वहां पर एक आधारभूत सुविधाएं आप उपलब्ध करवाएं और इस समय जो इतनी जो महामारियां जो हमारे देश के ऊपर चल रही है इन सबसे जब छुटकारा मिलेगा उसके बाद आप टैक्स लगाने का सोचें। सरकार अपने ही किए गए वादे से मुकर रही है, जिसका युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है और हम ये मांग करते हैं कि आने वाले 10 साल तक जो नए 40 वार्ड बने उन वार्डों में ना तो व्यवसायिक कोई कर लिया जाए ना ही आवासीय कोई कर लिया जाए। तो इसके विरोध में आज हम महिम राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित करना है। तो देहरादून में बाजार में जल्द ही ग्रेडिंग के आधार पर, जो कि ग्रेडिंग है उसी के आधार पर फल और सब्जियों के दाम तय होंगे और इसके लिए निरंजनपुर मंडी में फलों और सब्जियों की ग्रेडिंग करने वाली मशीन लगाई गई है और इस मशीन में फल सब्जियों के साइज के आधार पर उनकी ग्रेडिंग की जाएगी। इससे किसानों की अच्छी कीमत जो है वो मिल सकती है। तो मंडी समिति अध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताया कि मशीन को ट्रायल के तौर पर यहाँ लाया गया है और इस ट्रायल को पूरी तरह से सफल बनाया गया है। इससे अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद की ज्यादा कीमत मिलेगी और ऐसे ही बाजार में भी बी ग्रेड के अनुसार तय कीमत पर बिक्री होगी। मशीनें यहाँ लगाई हैं, उसमें किसानों को जो उनकी उपज है उसकी गुणवत्ता के आधार पे उसको अलग अलग ग्रेडिंग करके जब सामान को मंडी में बेचेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी उपज का उन्हें उचित मूल्य मिलेगा। जो अच्छी क्वालिटी होगी उसका अच्छा रेट मिलेगा, जो थोड़ी उससे कम होगी उसका कम रेट मिलेगा। तो कुल मिला के जब टोटल उसका अनुमान लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं किसानों को अपनी एक तो वैरायटी और एक क्वालिटी दोनों चीज का उसके अनुसार उसका मूल्य प्राप्त होगा। किस तरह करेगी काम ये मशीन, कैसे होगा सब्जी? ये ऐसा होता है जैसे टमाटर है, सेब है, संतरा है, ये अलग अलग साइज में होते हैं। तो एक साइज की चीज एक ही जगह काउंट हो और इकट्ठी हो, और जब इसके हम ये किसान लोग इनको बेचना शुरू करते हैं तो क्वालिटी के आधार पर इनका रेट जो है आड़ती लोग लगाते हैं। जैसे जो बड़े ग्रेड का है उसको अलग रेट मिलता है, फिर उससे छोटा है उसको अलग मिलता है। तो इस प्रकार से इनके जो तमाम जो सब्जियां हैं या फल हैं उनको उचित दाम उसका मिलेगा किसान। तो उत्तराखंड सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 3 वर्ग और 4 वर्ग की जमीनों को नियमित करने का समय 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। गदरपुर तहसीलदार भूपेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि शासन के आदेश से किसानों के लिए एक राहत भरी खबर आई है, जिसमें किसानों की कच्ची जमीनों को नियमितीकरण करने के लिए 1 वर्ष का समय बढ़ा दिया गया है और साथ ही सर्किल रेट भी 2004 का लगाया गया है, जिससे किसानों को कम कीमत की अपनी जमीन को नियमित कराने का पैसा देना होगा। नियमितीकरण के लिए 1 साल का समय बढ़ाया है। इसमें मैं ये कहूँगा कि अधिक से अधिक काश्तकारों को अपनी जो वर्ग 4 की, वर्ग 3 की, वर्ग 1 की भूमि नियमितीकरण होने से बची है, उसको वो अतिशीघ्र जो है नियमितीकरण करा लें। 1 वर्ष का इसका समय बढ़ाया गया है और सर्किल रेट जो है 2004 का दिया गया है। 100 वर्ग मीटर के लिए जो सर्किल रेट दिया गया है वो 2004 का सर्किल रेट का 5% है और 101 से 200 वर्ग मीटर का जो सर्किल रेट 2004 का है लिया गया है और 201 से 400 वर्ग मीटर तक भूमि नियमितीकरण के हेतु 2004 के सर्किल रेट का 10% है और 401 वर्ग मीटर से अधिक नियमितीकरण हेतु
2004 के सर्कुलर रेट से 25% अतिरिक्त लिया जाए। तो गदरपुर के निकटवर्ती ग्राम महेशपुर में पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश बजाज ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से मिले चेक ग्रामीणों में बांटे हैं। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश बजाज ने स्थानीय विधायक राजकुमार ठुकराल का आभार जताते हुए कहा कि विधायक गरीबों के उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है कि आज मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10,000 रुपए की राशि बेटियों को मिल रही है। संपन्न हो, आगे बढ़े, इसी सोच को लेकर माननीय विधायक जी अपनी जो उनको निधि मिलती है, जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा योजना मिलती है, वो सारी की सारी पुत्री की शादी के लिए वो आवंटित कर देते हैं। उनकी सोच है मेरी विधानसभा के अंदर कोई गरीब व्यक्ति ऐसा अछूता ना रह जाए जिसके परिवार तक ये पैसा पहुंचे। आज 12 परिवारों को 10-10 हजार रुपए प्रति परिवार को वितरित किए गए हैं। वो ऐसे परिवार हैं, सबके सब परिवार गरीब है। विधायक जी की ये सोच नहीं है कि एक पैसा मेरे कार्यकर्ता तक पहुंचे। विधायक जी की ये सोच नहीं है कि इस निधि द्वारा कोई अनुचित लाभ ले। उनकी सोच ये है हर गरीब व्यक्ति जिसकी बेटे की शादी हो रही है उसके परिवार तक इसका लाभ पहुंचे। इसी के तहत माननीय विधायक जी द्वारा मेहनत करके ये पैसा लाया गया है। मैं विधायक जी को धन्यवाद करता हूं और साधुवाद करता हूं कि विधायक जी ने यह पैसा गरीबों तक पहुंचाया। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट ने दिनेशपुर थाने का वार्षिक औचक जो निरीक्षण है वो किया है और इस दौरान ऊपर जो पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने जहां अस्त्र शस्त्र का निरीक्षण किया तो वहीं पुलिस कर्मियों के अस्त्र शस्त्र को चलाने के बारे में भी जानकारियां जो है वो बांटी गई, यानी कि जागरूकता इनमें लाई गई और जागरूकता लेते हुए उनके रखरखाव के लिए भी निर्देश दिए गए। तो इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट ने थाने की संपत्ति मालखाने की जो सफाई व्यवस्था की बारीकियों का भी निरीक्षण यहां पर किया और इस अवसर पर उन्होंने लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए भी थाना अध्यक्ष को निर्देश दे दिए। वार्षिक निरीक्षण के दौरान ही अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट के साथ ही पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल भी वहां मौजूद थी। दिनेशपुर थाने का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है। इसमें हम लोग पूरा थाने का परिसर, बैरक, मैस, उसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसका आकलन, मालखाना, उसके अलावा विवेचनाओं का पूरा डिटेल्स, ये सारा इंस्पेक्ट करते हैं। तो अभी हमने परिसर, बैरक, मैस और जो असले हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी उसको चेक कर लिया है। अभी बिल्डिंग जो हमारी नई बनी है लेकिन इसमें क्रैक्स वगैरह सीलन काफ़ी है तो मेंटेनेंस की आवश्यकता है। असलों को भी मेंटेनेंस की आवश्यकता है जो रेगुलरली मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए काफ़ी असले ख़राब भी हो चुके हैं हमारे यहाँ। स्पेशली 303 जो राइफल्स हैं वो काफ़ी जीर्ण अवस्था में है और कुछ सामान जो है वो कंडम के लिए लिखा गया है। बाकी अभी जो विवेचनाओं का और मालखाने का इंस्पेक्शन किया जाएगा और थाने का रिकॉर्ड वो ठीक ठाक है, अपडेटेड है। तो नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आपके प्रदेश अध्यक्ष से सदस्यता ग्रहण कर अपने गृह जनपद में पहुंचकर एडवोकेट वसंत कुमार ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि गांव व शहर के लोग बिजली, पानी, सड़क के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि राज्य के गाँव-गाँव में आम आदमी की लहर है और इस बार प्रदेश की जनता भाजपा सरकार को सबक सिखाते हुए आम आदमी की सरकार चुनेगी। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के पीछे केवल बागेश्वर विधानसभा का कंसर्न नहीं है। पूरे उत्तराखंड प्रदेश में आम आदमी पार्टी पूरे जोश और खरोश के साथ, पूरी ताकत के साथ आगे आ रही है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे जो राजनीतिक दल है, जो भ्रष्ट राजनीतिक दल है, झूठे राजनीतिक दल है, जिन्होंने जनता को छलावा किया है, जनता उनसे बहुत त्रस्त है और एक सशक्त विकल्प की तलाश में है आम आदमी पार्टी के लिए और बहुत तेज गति से आम आदमी पार्टी अपना संघर्ष कर रही है। और मैं बता रहा हूं आपको कि 1 साल के समय में आपको रिजल्ट दिख जाएगा क्योंकि गांव-गांव में आम आदमी पार्टी का परचम लहरा चुका है। लोगों के अंदर एक अंडर करंट है जो आम आदमी पार्टी के आने का और उनके स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।